आ जाओ। हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो खुशबू जी, मनीषा जी, हेलो हेलो, अभय, सनातनी, हेलो, राजीव, संजीव, नितेश, अरशद, अभा, अंजलि, आयुषी, रितेश, हेलो जी, हेलो हेलो, पंकज, हेलो रितेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बेटा पार्थ सर का लाडला जी, हेलो मोहम्मद, नावेद, चिकारा बॉय, हेलो रितेश, शालिनी जी, हेलो प्रियंका जी, सुजल, सारिक, हेलो, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। आई होप आप सभी बच्चे भी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। ओके, आई होप आपने पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क को कंप्लीट किया होगा, बढ़िया से उसको समझा होगा, हर एक चीज को क्लियर किया होगा। ओके, तो आज यहां पर आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहां पर अच्छे से देखनी है, उनको भी क्लियर करेंगे। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राम राम जी, राम राम। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई? हमने परिचय, डाल्टन का सिद्धांत, अणुभार, मूलानुपाती, रस समीकरण, मिति, ये सारी चीजें हमने देख ली है। ओके, तुल्यांकी भार चाहेंगे तो हम यहां देख लेंगे, अदरवाइज ये रेडॉक्स वाले चैप्टर में काम आएगा, वहां पर देखेंगे। ठीक है, ओके, रस समीकरण मिति पर हम बात कर रहे थे। गुड इवनिंग सुहानी जी, हेलो हेलो हेलो, अंजनी, अंजलि, अनामिका, रानी, निषाद, अलीना जी, गुड इवनिंग। कमेंट दिख रहा है भाई, सब बच्चों का कमेंट दिख रहा है। विकास जी, यार अभी ना ऐप की टेस्टिंग चल रही है, जो अपनी डाउटनट ऐप है ना बेटा, इस पर हम थोड़ा कुछ नया तरीका लगा रहे हैं जिससे कि ना इसकी कॉस्ट कम हो जाए, वरना खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। इस खर्चे को कम करने के लिए ना हम थोड़ा थोड़ा इसमें टेस्टिंग वगैरह चल रही है, इस वजह से थोड़ा आपका डेटा ज्यादा खर्च हो रहा होगा। कुछ दिनों की वो बात है, फिर उसको ना सही तरीके से आप पहले की तरह देखने लग जाओगे। अभी आप ना 10 मिनट की क्लास देखोगे ना तो लगभग 40 MB डेटा आपका खर्च होएगा, जो कि सही ठीक ठाक है। 10 मिनट की क्लास देखने के लिए आपका 40 MB डेटा लगेगा, जो कि ठीक है, कोई इतना ज्यादा खराब नहीं है। ओके, आप आराम से कर सकते हो। ओके जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम रस समीकरण मिति और सीमांत अभिकर्मक क्या होता है इनको समझेंगे, इनको जानेंगे, बढ़िया से क्लियर होगा। स्पीड का ऑप्शन भी आएगा, जो बच्चे बाद में देखते हैं उनके लिए स्पीड का ऑप्शन भी धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। ओके, हाँ जी, ओके, सारा अच्छे से सारी चीजें क्लियर करना, अच्छे से सारी चीजों को समझना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आगे बढ़ते हैं बस। हाँ जी, रस समीकरण मिति की हम बात करें, रस समीकरण मिति की बात करें उससे पहले मैं आपको क्या करवा देता हूं, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया उसका रिवीजन। हाँ जी, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने क्या किए थे? पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग चीजें समझी थी कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सरलतम रूप मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। दूसरी बात हमने ये समझी थी कि अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का n गुना। अब वो n कोई भी संख्या हो सकती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने प्रतिशत संघटन, ये तो पहले ही देख लिया था। फिर मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, इनको हमने देखा। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आया था रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस क्लास नीट वाले एग्जाम में, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है ये रस समीकरण मिति। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, तो अगर हम बात करें रस समीकरण मिति के अंदर हमें क्या क्या चीजें थी जो पता चल गई थी, तो मैंने आपको यह बताया था कि रस समीकरण मिति के अंदर अगर मैं बात करूं N2 + H2 गिव्स NH3, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सब गैस है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो
फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो उसको संतुलित करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है, सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो इधर 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो यहां पर 3 लगा देंगे ताकि 3 दूनी 6 हो जाए, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हमने बैलेंस करा। अब बैलेंस होने के बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है, इनके कुछ गुणांक है, इसके आगे कोई नहीं लिखा हुआ है, 1 मान लो, इसके आगे 3, इसके आगे 2, तो इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 लिखा हुआ है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है। तो ये गुणांक ही क्या कहलाते हैं मेरे, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। ओके, अच्छा, तो ये गुणांक क्या करते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक मुझे मोल के बारे में जानकारी देते हैं, मुझे आयतन के बारे में जानकारी देते हैं, मुझे अणुओं के बारे में जानकारी देते हैं, हाँ या ना। तो ये रस समीकरण मिति गुणांक मुझे मोल के बारे में, आयतन के बारे में, अणुओं की संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यस और नो, क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने देखा था, हर एक चीज को बढ़िया से क्लियर किया था। अब आगे हम बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शान खान। यार जिनके डेटा की प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, जिनका डेटा खर्च हो रहा है, बार बार बच्चों का यही कमेंट आ रहा है कि सर डेटा खत्म हो रहा है, तो यार मैं आपसे यही बोलूंगा, आप ना थोड़ा सा खर्चा आपका लगेगा, सिर्फ वाईफाई आप लगवा सको तो वाईफाई लगवा लो, वाईफाई कनेक्शन करवा लो, क्योंकि ना आप दिन भर तो बाकी चीजें भी चलाते होंगे, जब पढ़ने आते हो तो तब तुम्हारा डेटा वैसे ही बहुत कम हो जाता है। ओके, तुम डेटा बहुत ज्यादा ऑलरेडी वैसे ही खर्च करते हो, एक बार रील देखने लगे वैसे ही बहुत सारा डेटा उसमें खर्च हो जाता है। तो यहाँ क्लास में आते आते तुम्हारा डेटा रह जाता होगा 700 MB, 800 MB, 600 MB, 500 MB, ऐसा रहता होगा तुम्हारा डेटा। अब जरा देखो ध्यान से, जो डेटा बचता है फिर उसमें आपको पूरी क्लास देखनी, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप वाईफाई का कनेक्शन करवा लो। क्यों? क्योंकि यह चीज ना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, आपके घर वालों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। एक वाईफाई का कनेक्शन करवाने से आप घर वाले सारे के सारे एक नेट से इंटरनेट चला सकते हो, आपके घर वालों का, आपके मम्मी का, आपकी बहन का, आपके पापा का, सबका इस वाईफाई से खर्चा चल जाएगा। ओके, तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें। ओके, अब आते हैं वापस से पढ़ने पर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई है। तो जिनका नेट खर्च हो रहा है बेटा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यार, इसमें अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ओके, आप अच्छे से रिचार्ज करवा लो, ठीक है, ताकि आपका बढ़िया से उसमें एक ही बार में पूरा सब तरह का फायदा हो जाएगा। अब बात आती है काम की, अब काम की बात करते हैं। हाँ जी, अब काम की बात पर आते हैं बेटा। काम की बात ये कि सर ये रस समीकरण मिति था क्या? तो रस समीकरण मिति, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं आया था, तो रस समीकरण मिति के अंदर हम क्या करते हैं, रस समीकरण मिति एक ऐसा क्षेत्र है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, उस रासायनिक अभिक्रिया में हमें कोई एक जानकारी दे रखी है, उसके आधार पर हम बाकी जानकारियां ज्ञात करते हैं। अगर मुझे क्रियाकारक के बारे में जानकारी दे रखी है तो उसके आधार पर मैं उत्पाद के मोल के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में, उसके आयतन के बारे में, उनके अणुओं की संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो वो है रस समीकरण मिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो यार रस समीकरण मिति क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करती है रस समीकरण मिति। और कौन सी अभिक्रिया की? जो संतुलित हो। पहले हमें अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो रस समीकरण मिति क्या करती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो कि संतुलित है उसकी व्याख्या करने का काम करती है रस समीकरण मिति। अब वो कैसे करती है, आइए उसके बारे में अब हम आज से लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की व्याख्या। हाँ जी, संतुलित रासायनिक समीकरण की व्याख्या।
ओके, तो यार ये रस समीकरण मिति की जो ये विधि है ये कहीं ना कहीं संतुलित रासायनिक समीकरण के ऊपर लगती है। ठीक है, इसके ऊपर लगती है। कोई भी अभिक्रिया संतुलित है उसी के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होती है क्या? इसके लिए और इसके लिए अलग अलग, कुछ अलग अलग ऐसा होता है क्या? तो जरा देखो ध्यान से, यह विधि जो हमारी स्टोइकियोमेट्री है, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति बेसिकली कहीं ना कहीं क्रियाकारक कितने हैं, हमें कितनों के बारे में जानकारी दे रखी है। हमें एक अभिकारक के बारे में जानकारी दे रखी है या एक से ज्यादा के बारे में जानकारी दे रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यह रस समीकरण मिति कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एकल अभिकारक आधारित भी होती है और एक से अधिक अभिकारक आधारित भी होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रस समीकरण मिति में कोई भी संतुलित अभिक्रिया है उसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के लिए इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक जिसमें केवल एक ही अभिकारक के बारे में मेरे को बताना हो और एक जिसमें एकल अभिकारक मतलब जिसमें मुझे एक ही अभिकारक के बारे में बता रखा है और मुझसे बाकियों के बारे में पूछ रहा है, और इसमें मुझे एक से ज्यादा के बारे में बता रखा है और किसी फलाने के बारे में मुझसे पूछ रहा है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकल अभिकारक और एक से ज्यादा अभिकारक वाली बात यहां पे चलने वाली है। समझ में आया? अब बात आती है, सर ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं जो रस समीकरण मिति के अंदर हम अपनाते हैं या जिनके जरिए हम बाकी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम हर एक चीज को देखेंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया क्योंकि मैं आगे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन तभी आपसे हो पाएंगे जब आप ये बेसिक चीज समझने लगेंगे धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वो विधियां हैं जो संतुलित अभिक्रिया की व्याख्या करने में फायदा देती है? सबसे पहले है बेटा द्रव्यमान, साथ के साथ लिखते जाएंगे, द्रव्यमान विश्लेषण, द्रव्यमान विश्लेषण, द्रव्यमान विश्लेषण। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास एनालिसिस या एनालिसिस। मतलब अगर मुझे किसी एक का द्रव्यमान दे रखा है तो मैं बाकियों का द्रव्यमान कैसे निकालूंगा वो भी देख सकते हैं, चाहे वो क्रियाकारक हो या उत्पाद। अर्थात मतलब यदि किसी क्रियाकारक या उत्पाद का द्रव्यमान ज्ञात हो तो अन्य क्रियाकारक या उत्पाद का द्रव्यमान कैसे निकालें, वो इस संबंध से आप ज्ञात कर सकते हो। पहले वाले से अगर आपको किसी एक क्रियाकारक के बारे में बताया गया है कि भैया इसका इतना इतना द्रव्यमान है, आप बताओ बनने वाले का कितना द्रव्यमान होगा। समझ में आया? तो ये पहले तरह का क्वेश्चन। इसको करने के अपने पास दो मेथड है, आपको जो बढ़िया लगे उससे कर लेना। कितने मेथड है? दो मेथड है, जो बढ़िया लगे उससे कर लेना। समझ में आया? आपके पास दो मेथड है, जो बढ़िया लगे उससे कर लेना। समझ में आया? मैं दोनों बताऊंगा। ये समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा ठीक है, अगला होता है बेटा द्रव्यमान आयतन विश्लेषण। मास वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? आयतन को वॉल्यूम, मास वॉल्यूम एनालिसिस।
इसमें क्या करेंगे हम, अगर मुझे किसी एक क्रियाकारक या उत्पाद का द्रव्यमान दे रखा है और मुझे दूसरे का आयतन पूछ लिया जाए तो मैं यहां से कर लूंगा, हाँ या ना। अगर मुझे द्रव्यमान देकर के आयतन बोला जा रहा है तो मैं फिर इससे करूंगा। ये दूसरा एनालिसिस है, ठीक है, ओके। अगला थर्ड होता है बेटा आपके पास मोल मोल विश्लेषण। मोल मोल विश्लेषण, एक के मोल दे करके दूसरे के मोल पूछ ले, मोल मोल एनालिसिस। ओके, और एक लास्ट में आता है अपने पास आयतन आयतन विश्लेषण। विश्लेषण, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। इसको इडियोमेट्री भी कहा जाता है। इडियोमेट्री इंग्लिश में इडियोमेट्री, इतना आप लिख लें। ये चार तरीके से हम यहां पर कोई भी अभिक्रिया होगी उसको समझेंगे, बढ़िया से हल करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये चार है, इन चार के आधार पर हम अच्छे से बात करेंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे अच्छे से सारी चीजें, और रस समीकरण मिति हमें सब जानकारी दे देगी। ओके, तो मास मास, मास वॉल्यूम, मोल मोल और वॉल्यूम वॉल्यूम, ये चार तरह के हमें एनालिसिस करने होते हैं, जिसके आधार पर हम सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे तुरंत के तुरंत। समझ में आ गया? सबसे पहले अपन मास मास एनालिसिस पर बात करते हैं, ठीक है। मास मास एनालिसिस पर हम बात करते हैं, करें बात स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण। द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण मतलब मुझे एक का द्रव्यमान देकर के बाकियों के द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए तो मैं कैसे हल करूंगा या हल करूंगी। तो देखो सिंपल मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, उदाहरणों की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण लिया, एक अभिक्रिया ली और अभिक्रिया क्या है कि KClO3, भले तुम इसका नाम पता नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। हमारे सामने KClO3 एक कंपाउंड है। जब इस KClO3 कंपाउंड को गर्म किया जाता है तो ये टूट करके KCl प्लस O2 देता है। क्या देता है बच्चों? KCl प्लस O2 देता है। तो मेरे पास ये अभिक्रिया दे रखी है, ओके। KClO3 ठोस अवस्था में पाया जाता है, KCl ठोस अवस्था में पाया जाता है, O2 गैस होती है। ओके जी, हमें इतनी बातें पता चल गई। अब द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण क्या कहता है? पहली बात तो अभिक्रिया को बैलेंस करो। सबसे पहला काम फिजिकल में कान पकड़ के समझ लो कि कहीं भी गलती नहीं करनी। सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करना है। एक क्लोरीन एक पोटेशियम, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, वहां 2, यहां 3 है वहां 2 है। तो यहां कहीं ना कहीं अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहां मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, 2 तिया 6। उस चक्कर में पोटेशियम भी 2 और क्लोरीन भी 2, तो यहां 2 लगा दो। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। तो ये इनके क्या है? गुणांक है। 2 2 3 रस समीकरण मिति गुणांक। क्या यह रस समीकरण मिति गुणांक इनके मोलों के बारे में जानकारी देता है? देता है। क्या ये इनके आयतन के बारे में जानकारी देता है? देता है। क्या ये इनके अणुओं के बारे में जानकारी देता है? देता है। अर्थात 2 मोल लेने पर 2 मोल अगर ये लूंगा तो 2 मोल इसके बनेंगे और 3 मोल इसके बनेंगे। हाँ या ना बोलो? हाँ। 2 लीटर अगर ये लूंगा तो 2 लीटर ये बनेगा और 3 लीटर ये बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। 2 अणु अगर इसके होंगे तो 2 अणु इसके बनेंगे और 3 अणु इसके बनेंगे। हाँ या ना? हाँ। तो ये चीजें हैं यहां पर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। अर्थात इसके अगर मैं 2 मोल लूं
तो इसके 2 मोल बनेंगे और 3 मोल इसके बनेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो अब द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण आपकी कैसे मदद करेगा? तो सिंपल है, रस समीकरण मिति ये बोलती है, रस समीकरण मिति के अनुसार देखो, आपको क्रियाकारकों के बारे में, किसी एक क्रियाकारक के बारे में बता रखा होगा, किसी भी एक जानकारी के बारे में बता रखा होगा और बाकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही होगी। तो देखो ध्यान से, 2 तरीके हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इससे करिएगा, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका बताऊंगा क्वेश्चन में, उससे करिएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला तरीका देख लो ताकि ये आपका टाइम बचाएगा, थोड़ा सा लगेगा आपको लेकिन टाइम बचाएगा। देखो, मुझे एक क्रियाकारक दे रखा है जिससे 2 उत्पाद बन रहे हैं, हाँ या ना? तो बस इनके द्रव्यमानों का अनुपात ले लो। द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण में हम द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात। तो रस समीकरण मिति के अनुसार द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात ले लो। ठीक है, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात ले लो। किस किस का? अगर मैं इस KClO3 के द्रव्यमान को ले रहा हूं तो इसके सापेक्ष मेरे को इसका द्रव्यमान लेना पड़ेगा, या इसका सापेक्ष में इसका द्रव्यमान ले सकता हूं। इनके क्योंकि द्रव्यमान तो निश्चित होता है हर एक का द्रव्यमान, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें द्रव्यमान तो फिक्स ही रहता है। ओके, तो यहां पर जरा देखो, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात आप ले सकते हो। क्या करना है? KClO3 का द्रव्यमान बटे, अगर KCl के निकालना हो KCl का द्रव्यमान। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक से बेटा। द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं मोल, n ज्ञात करने का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। क्या बोलता है बेटा? मुझे द्रव्यमान ज्ञात करना है KClO3 का। समझिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप में आगे लेके चल रहा हूं आपको। मुझे KClO3 का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा? इसके जितने मोल होंगे उसको अणुभार से गुणा कर दूंगा। मुझे इसका ग्राम में भार चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों को गुणा कर सकता हूं? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, कर सकता हूं। मतलब मुझे अगर KClO3 का द्रव्यमान चाहिए तो मैं क्या करूंगा? KClO3 के मोल को उसके मोलिक्यूलर वेट से गुणा करूंगा। किसका मोलिक्यूलर वेट? इस खुद का, इसका मोलिक्यूलर वेट। समझ में आ गया? KClO3 का मोलिक्यूलर वेट बटे में KCl का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? KCl का मोल, KCl के मोल बटे इसका मोलिक्यूलर वेट। ये तो KCl का और ये KClO3 का। इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लोगे इस रिश्ते से कि अगर मेरे को इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मेरे को मोल पता है, 2 मोल है, मोलिक्यूलर अणुभार पता होता ही है, मोल पता है, अणुभार पता होता ही है। एक जानकारी दे रखी होगी, दूसरी निकाल लेंगे तुरंत। एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिख लो, आराम से तसल्ली से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो। समझ में आया? इसी प्रकार से KClO3 और O2 के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें होएगी, यकीन मानो होएगी। ठीक है, इसका भार बटे उसका भार। भार कैसे निकालते? मोल को अणुभार से गुणा करके। ठीक है, पहला पढ़ाओ। अब देखो ध्यान से, तथा दूसरा, तथा अगर मैं KClO3 का द्रव्यमान O2 के सापेक्ष निकालूं तो बिल्कुल निकाल सकते हो। O2 का द्रव्यमान अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तुरंत। इसको कैसे हल करोगे? वही KClO3 के मोल, KClO3 के मोल गुणा KClO3 का मोलिक्यूलर वेट
बटे में यहां पर O2 के मोल गुणा मोलिकुलर वेट ऑफ O2। डायरेक्ट आंसर आएगा अगर आपको एक का द्रव्यमान देकर के दूसरे के द्रव्यमान के बारे में बात की जा रही है। ठीक है यार, दिखाई दे रहा है ये बुक्स? ठीक है, मतलब KClO3 का द्रव्यमान बटे O2 का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान निकालने का सूत्र मोल को द्रव्यमान से गुणा कर दो, अणुभार से गुणा कर दो। ये दो चीजें आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे बेटा। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके मन में उमड़ रही बहुत सारी समस्याओं का निवारण किया जाए। ठीक है, इस समीकरण से आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। मैंने क्या बताया, द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण में हम अनुपात लेते हैं, इसका द्रव्यमान बटे इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बटे इसका द्रव्यमान, काम हो जाएगा। देखो ध्यान से एक क्वेश्चन, हाँ जी ये वाला सिंपल है, ये वाला करते हैं। ये वाला देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखिएगा रसगुल्लो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 367.5 ग्राम KClO3 जिसका अणुभार दे रखा है कोष्टक में, को जब गर्म किया जाता है तो KCl और ऑक्सीजन के कितने ग्राम बनेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका ग्राम दिया हुआ है और उनका ग्राम पूछ रहा है। इसका ग्राम दे रखा है, उसका ग्राम पूछ रहा है। तो क्या ग्राम ग्राम अनुपात से कर सकते हैं क्या? क्या हम ग्राम ग्राम अनुपात से कर सकते हैं क्या? हाँ, तो जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अभिक्रिया लिखना जरूरी है कि अभिक्रिया को समझो। क्या दे रखा है, KClO3 दे रखा है, KClO3 दे रखा है। ओके, इसको क्या किया गया, गर्म किया गया, तो क्या बना, KCl बना, और क्या बना, O2 बना। यस और नो, बना। ठीक है, ये ठोस है, ये ठोस है, ये गैस है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है पहले तो इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने पर यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा, यहां 3 लगेगा। इतनी बात तो हमें आती थी। अब इस गुणांक के, अगर ये गुणांक मुझे किसके बारे में जानकारी देते थे, मोल के बारे में, मोल के बारे में। मतलब इसके 2 मोल, इसके 2 मोल देंगे और इसके 3 मोल देंगे। ये अभिक्रिया सबसे पहले तो मैंने लिखा। अब दिया क्या है, दिया है इसका ग्राम में भार, ये दे रखा है मेरे को 367.5 ग्राम। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये कितना ग्राम बनेगा और ये कितना ग्राम बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या मुझे एक का ग्राम में भार दे रखा के बाकियों के ग्राम में भार पूछे जा रहे हैं, तो क्या मैं द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात लगा सकता हूं? हाँ या ना बोलो रसगुल्लो, लगा सकता हूं। तो यार यहां पर मैं क्या करूंगा, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात से मैं चीजों को हल कर सकता हूं। कैसे हल कर सकता हूं कि मुझे इसके बारे में जानकारी दे रखी है, इसके बारे में नहीं पता, तो इन दोनों का अनुपात लगा के निकाल लूंगा। इसके बारे में जानकारी दे रखी है, इसके बारे में निकालनी, तो इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात निकाल लूंगा, काम हो जाएगा। हाँ या ना? तो यार यहां पर पहला ए पार्ट मैं KCl के लिए ज्ञात कर लूं, तो क्या करूंगा, KClO3 का द्रव्यमान बटे KCl का द्रव्यमान। हाँ या ना? क्या करूंगा, द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, मोलिकुलर वेट। तो सर जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या को इसके अणुभार से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो। मोलों की संख्या को उसके अणुभार, अणुभार कितना दे रखा है, ये m अणुभार, हमें इसका अणुभार दे रखा है कितना, 100
25.5 ये दे रखा है। 122 है ये कितना है? 122 है बेटा, 125 नहीं है, ये 122 है। 122.5 दे रखा है। हाँ जी, 122.5 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 122.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब बस सोल्व करना है। तो क्या करेंगे सर? मोलों की संख्या को ग्राम से गुणा, उसका वेट से गुणा कर दो। मोलों की संख्या कितनी थी सर? मोलों की संख्या थी इसके लिए 2, तो 2 गुणा उसका मोलिकुलर वेट 122.5। ठीक है, 122.5 होता है बेटा इसका। ठीक है, ओके। और केसीएल का द्रव्यमान, केसीएल का द्रव्यमान निकालना है तो केसीएल के मोल रखने पड़ेंगे। केसीएल के मोल कितने? 2। और केसीएल का अणुभार निकालना पड़ेगा, या फिर एक पद थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, 2 गुणा KClO3 का अणुभार बटे 2 गुणा KCl का अणुभार। कोई बात नहीं, आराम से करवाऊंगा, चीजें अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। 2 गुणा 122.5, 2 गुणा KCl। पोटेशियम का होता है 39, याद है, लिखवाई थी मैंने टेबल। पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये मेरे को पता है, ये याद करना है। आगे बढ़ जाऊं, इतना आ गया। हाँ जी, तो मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को दे रखा है KClO3 का द्रव्यमान, ये दिया हुआ है 367.5 367.5 बटे KCl का द्रव्यमान। ओके, बराबर 2 से 2 छम हो जाएगा क्या? और ये हो जाएगा 122.5 बटे, इन दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 74.5। बस इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना है और कुछ नहीं करना। पहली बार कर रहे हो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इसमें टाइम ही नहीं लगता है। सबसे फास्ट मेथड है, खटाखट हो जाता है ये। ठीक है, दिमाग में हो जाता, इतना फास्ट मेथड है बेताड़ी। बस आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, वरना इतना टाइम लगता ही नहीं है। जरा देखो, 122 का दुगना 244, फिर 122 जोड़ो 366, 0.5 3 बार जुड़ेगा तो 1.5 हो गया, तो 366 और 1.5 हो जाता है 367.5। ये 3 बार कट गया। तो मेरे को क्या करना है? इसको इससे गुणा करना है, द्रव्यमान आ जाएगा। तो अतः इसको उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, KCl का द्रव्यमान 3 गुणा 74.4 कर दो। 3 चौके 12, हासिल लग गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल लग गया 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। तो ये आ गया। ठीक है, ओके। अरे आया कि नहीं आया? अब दशमलव के बाद 1 अंक है तो पीछे से 1 अंक बाद, ये पीछे ग्राम आ गया, इतना ग्राम आ जाएगा। क्या आ गया? KCl का भार आ गया, KCl का द्रव्यमान आ गया भाई साहब, इतना। अब इसी तरीके से O2 के लिए करना है, इसी तरीके से O2 के लिए करना है। ये पहले हमने इसके लिए निकाला, इसी तरीके से आप O2 के लिए भी निकाल सकते हो। O2 के लिए तो अगर मैं O2 के लिए ज्ञात करूं तो वही कर लूंगा, KClO3 का द्रव्यमान अनुपात बटा O2 का द्रव्यमान। हाँ जी, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके मोल कितने थे? 2, उसको किससे गुणा किया था? इसके अणुभार से। हाँ जी, O2 के मोल कितने थे? 3 को किससे गुणा करेंगे? O2 के अणुभार से। 3 को O2 का अणुभार, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा? 32। बोलो यार, डिफिकल्ट लग रही है क्या चीजें? आसान है, सरल है, सहज है। मैंने आपको एक तरीका ये बताया, बाकी दूसरा तरीका भी वो थोड़ा सिंपल है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको ये चमक गया उसका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है।
जिसको ये मेथड चमक गया उसका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो अगर मैं आगे बढ़ जाऊं यहां से, तो KCl3 का द्रव्यमान दे रखा था मेरे को 367.5 बटे O2 का द्रव्यमान, बराबर में ये 2 गुणा 122.5 और 3 गुणा 32, ये कट जाएगा 3 बार, हाँ या ना, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 16 बार। तो अब जरा देखो ध्यान से, 16 48, 16 48 को 3 से गुणा करना है, 16 48, 48 इंटू 3 48, 40 40 40, 120 120 और 24 144। तो O2 का द्रव्यमान आ गया 144 ग्राम। हाँ जी, बताओ बच्चों, सिंपल था या टफ था? हाँ जी, सिंपल था या टफ था? बताओ, सिंपल था या टफ था? मुझे ये बता सकते हो, सिंपल था या टफ था? कर सकते थे? सिंपल था, कर सकते थे, अच्छे से कर सकते थे, सिंपल था। बस मुझे क्या करना है भैया, ये चीजें पता करनी है, काम हो जाएगा। ओके, नहीं आया, समझ नहीं आया, मेरे को पता है ना, कुछ बच्चों को लगेगा कि टफ था। देखो भाइयों, आपको एक का द्रव्यमान दे रखा है, बाकियों का द्रव्यमान पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना, उनका अनुपात निकाल लो। इसका द्रव्यमान दे रखा है, इन दोनों का पूछ रहा है, तो इसके सापेक्ष इसका द्रव्यमान एक बार, तो उससे मैं एक के बारे में वैल्यू निकाल लूंगा, और इसके सापेक्ष इसका द्रव्यमान, तो फिर मैं वापस से वैल्यू निकाल लूंगा। ओके, पहली बार है बेटा, पहली बार है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा किसने पहली बार पढ़ा है तो, वरना ये टाइम बचाता है। वरना मैं क्या करता कि भैया इसका ग्राम में भार दे रखा है, फिर मोल निकालता, फिर उससे उसके मोल निकालता, फिर उसके लिए हल करता। ठीक है, पहले मैं इसके मोल निकालता, फिर इसके मोल से फिर उसके मोल निकालता, फिर उस मोल को हल करता, फिर आंसर निकालता। ये डायरेक्ट हो गया। अब पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन इसको तुम करके बताओ। ये ट्रिकी है बेटा, ठीक है। KCl का बेटा 74.5 तो होता है। अभिषेक ये आएगा, अभिषेक ये आएगा। हाँ जी, देखो ये तुम फटाफट कर लोगे। क्या दे रखा है, Fe2O3 के 1 ग्राम के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा ज्ञात करो। अभी चमकेगा, अभी चमकेगा बेटा। 3 से 3 कैंसिल कहां हो जाएगा लल्ला, 3 इधर है 3 इधर है, गुणा होएगा ना, 3 × 2 9 × 16 कितना होता है 144। देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को करो, साथ में करना, साथ में करना, साथ में करना। Fe2O3 दे रखा है, हाँ Fe2O3 का अपचयन करवाना है, Fe2O3 का अपचयन। अच्छा, अभी यार ये अपचयन क्या होता है, हमको तो कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि Fe2O3 जब टूटेगा तो Fe देगा, हाँ या ना। इसमें 2 है तो यहां 2 लगेगा, इतना तो पता है ना। बस बाकी कैसे बना ये नहीं पता, इतना तो पता है ना कि Fe2O3 टूट रहा है और Fe दे रहा है, ये हमें पूछा गया है। Fe2O3 से Fe मिल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 किलो मैंने Fe2O3 लिया के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा, मतलब मुझे आयरन मिल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। भावनाओं को समझो कि Fe2O3 का मैंने अपचयन करवाया, मुझे आयरन कितना मिला, मतलब आयरन मिल रहा होगा तभी तो पूछ रहा है। अब मैंने Fe देखा, यहां पे 2 है, यहां 1 ही था तो 2 से गुणा कर दिया। लेकिन वास्तव में ये कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल है। अगर आप ये नहीं जानना चाह रहे अपचयन में क्या होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो O2 का क्या हुआ, यही है ना, बोल रहे हैं ना बच्चे O2 का क्या हुआ, अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, अपचायक की उपस्थिति में। जब Fe2O3 की अभिक्रिया हम H2 के साथ करवाते हैं बेटा, तो तब जाकर के ये H2 अपचयन का काम करता है, यहां से ऑक्सीजन खींच लेता है, तो ये Fe बन जाता है प्लस H2 बन जाता है। अब बैलेंस कर लो, अब बैलेंस कर लो। 2 आयरन है, यहां पे 2 लगा दो, 3 ऑक्सीजन है, यहां 3 लगा दो, उस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहां 3 लगा दो, ये हो गई बैलेंस। कर लो बेटा। सर आपने KCl का द्रव्यमान निकालते टाइम 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, कृष्ण लामा, कृष्ण बेटा वो ऑलरेडी यहां मल्टीप्लाई किया हुआ है ना,
ऑलरेडी यहां पर उसके मोल को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो नहीं करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, ऑलरेडी मैंने यहां पे 2 से गुणा कर रखा है ना, फिर करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो गई हमारे पास अभिक्रिया। अब आपको खुद को करना है, खुद करो, दिमाग लगाओ, तुरंत बताओ क्या होगा आंसर। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। अमरीश बेटा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करनी है तो इन चीजों को करना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बराबर होता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जितना इधर है उतना ही उधर रहेगा। ठीक है, अगर 1 किलो ये लिया है ना तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। हाँ जी, ये करके बताओ। देखो इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड से मैं करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। 74.5 बेटा 74.5 लिखा होगा ना मैंने यहां पे। अच्छा 74.5 आएगा यहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, 74.5 कर लेना। ठीक है 74.5 कर लेना। अरे केसीएल का अणुभार कितना होता है, ये 74.5। तो यार यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये ह्यूमन एरर आपसे भी हो सकती है। 3 पंजे 15, हाथ से लग गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, हाथ से लग गया फिर 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। अब सही है। ठीक है 223.5। ठीक है, क्लियर है। 144 कैसे आया? अरे बेटा 16 तिया 48, 48 गुणा 3। ओके, इस तरीके से है। अब इस क्वेश्चन को करो यार, इतना टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, बहुत आसान है बेटा। फिजिकल अगर तुमने सीख लिया, अगर तुमने मोल सीख लिया तो तुम्हारे मोल होंगे अच्छे खासे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इनके गुणांक देखो। इसका गुणांक 1 है तो इसका 1 मोल लगा, इसके गुणांक 3 है तो इसका 3 मोल लगा, इसका गुणांक 2 है तो इसका 2 मोल लगा, इसका गुणांक 3 है तो इसका 3 मोल लगा। हमसे किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये दे रखा है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या दिया है हमें भाई साहब? दिया है Fe2O3 का भार। कितना दे रखा है? 1 किलो। ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम मोल तो ग्राम में ही निकालते हैं। हाँ या ना? क्या हमने मोल ग्राम में भार निकाल लिया? अब मुझे इसका ग्राम में भार दे रखा है, इसका पूछ रहा है, तो द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात से, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात से, अनुपात से। हाँ जी, कैसे करेंगे? तो यार Fe2O3 का द्रव्यमान बटे Fe का द्रव्यमान, Fe का द्रव्यमान। जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा और तुझसे बन जाएगा ना, तब मजा आएगा। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, द्रव्यमान निकालने का सूत्र, अणुभार को मोल से गुणा करते हैं। मोल कितना है? 1 मोल। 1 मोल इसके अणुभार से गुणा होएगा, 1 गुणा Fe2O3 का अणुभार। समझ में आया? बटे Fe के मोल 2 गुणा Fe का परमाणु भार। Fe तो एक परमाणु है ना, इसलिए परमाणु भार आ जाएगा। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, 1 गुणा Fe2O3, Fe आयरन, कितने आयरन? 2 आयरन। कितने आयरन? 2 आयरन। एक आयरन का कितना होता है? 56 होता है, पता है ना। 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 बटे में ये 2। Fe का कितना होता है? 56 होता है। सिंपल कैलकुलेशन दी यार, इतना बड़ी करवा दी। ओके, ये हो जाएगा 160, 160 बटे 112। ठीक है, ये हो गया 112, 112 और 48 हो जाएगा 160। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणा 56, इतना हो गया 170 आंसर आएगा। वेरी गुड, मतलब 700 ग्राम आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कर भी लिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 700 ग्राम आएगा, 700। सर कब अणु होता है, कब परमाणु? यार Fe सिंगल है ना बेटा, तो ये एटम है, ये अणु है, 2 परमाणु है इसमें। हाँ जी, तो यहां पर Fe2O3 का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। 1000 बटे Fe का द्रव्यमान। अरे बहुत फास्ट होती है इससे कैलकुलेशन, मानो तुम। बस एक बार तुम अभिक्रिया लिख दो। अगर मैं पता है दिमाग में करता ना, बहुत फास्ट हो जाता है ये।
ठीक है, ये आ गया 160 बटे 2 गुणा 56। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना है। हो गया क्या? अब जरा देखो ध्यान से सोल्व करते हैं इसको, बस गलतियां कम से कम करना। 8 से कट जाएगा 7 बार, 8 से कट जाएगा 20 बार, 8 से कट गया, 8 7 56 और 8 से कट गया ये 20 बार, ठीक है। और 20 से ये कट गए बेटा कितनी बार? 20 पंजे 100, तो 50 बार कट गया ना, 50 बार, ठीक है। डॉक्टर जसवनी बेटा एक मेथड और बताऊंगा, उससे कर लेना आप, ठीक है। एक मेथड मैंने ये बता दिया, एक मेथड और बताऊंगा। 20 से 1000 कट गए 50 बार, अब क्या बचा? 50 और 2, ये क्रॉस में ना गुणा होएगा, अरे गुणा होएगा, 2 रिएक्टेंट तो वही बताऊंगा बेटा, टेंशन मत ले, उसके लिए सीमांत अभिकर्मक वाला मेथड लगता है। तो ये हो गया 2 सत्ते 14, 14 गुणा 50 कर दो। अरे भाइयों ऊपर 50 बच गया, नीचे Fe का द्रव्यमान बच गया, और इधर क्या बच गया? 1 बटे 14। तो मेरे को Fe का द्रव्यमान निकालना है, Fe का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान Fe का द्रव्यमान निकालना है, तो क्या करूंगा? 14 को 50 से गुणा करूंगा, कितना आ गया? 14 पंजे 70, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम। समझ में आ गया क्या? सर मेरे को तो ये मेथड बहुत बड़ा लगा, सर मेरे को तो ना ये मेथड बहुत बड़ा लगा। क्यों? सर मेरे को कैलकुलेशन करनी नहीं आए। तो तुम ना ऐसे कर लो। ये मेथड समझ में आया? ये मेथड समझ में आया? हाँ, काटने पर बेटा 50 आएगा ना, 20 पंजे होते हैं 100, फिर 1 जीरो और बच गया ना 50 बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मेथड और देखो, एक मेथड और देखो, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। ओके, हमें अभिक्रिया क्या दे रखी थी? Fe2O3 प्लस H2 गिव्स Fe प्लस H2O, ये दे रखी थी बेटा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, हमें करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप ये तो बोलते हो सर मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए, कैसे मिलेगा जब तक हम पेपर में क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, ठीक है, ये बैलेंस हो गई अभिक्रिया। तो देखो ध्यान से, मुझे रस समीकरण मिति अनुपात पता चल गया। यहां पर ये 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, ये है गुणांक, ये इनके गुणांक है बेटा, ये इनके गुणांक है। अब आप यहां ये देखो कि अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो इसके 2 मोल बन रहे हैं। अब दूसरी तरीके से समझो, दूसरी तरीके से समझो। मान लिया कि आपने जो समझा वो भूल गए, आपको समझ में ही नहीं आया। मान लो आपको पिछला मेथड समझ में ही नहीं आया, बर्बाद हो गया, एकदम नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है गुरुजी, हाँ या ना। मुझे इसका क्या दे रखा है? ग्राम में भार दे रखा है, तो क्यों ना उस ग्राम में भार की मदद से मैं इसके मोल ज्ञात कर लूं, एक्चुअल कितने मोल अभिक्रिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो अभिक्रिया बता रही है, ये अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पादों का सरल अनुपात है कि भैया 1 ये लोगे, 3 ये लेना पड़ेगा, 2 ये बनेगा, 3 ये बनेगा। लेकिन वास्तव में तो हमने लिया 1 किलो है, 1 किलो में कितने मोल है इसके, वो मैं ज्ञात कर लूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाँ जी, तो सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, ऐसे कर लो बेटा आप। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, Fe2O3 के मोल ज्ञात करेंगे, Fe2O3 के मोल ज्ञात करेंगे। कर ले ज्ञात, कैसे ज्ञात करें? ग्राम में भार बटे अणु भार, अणु भार। ग्राम में भार कितना दे रखा है? 1 किलो, उसको ग्राम में बदलो 1000। इसका Fe2O3 का अणुभार, Fe2O3 का अणुभार आया था अपने 160। कितना आया था? 160 आया था। ऐसा का ऐसा रहने दो, मत छेड़ो, मत ही छेड़ो, ठीक है। तो मुझे Fe2O3 के मोल मिल गए, बोलो हाँ या ना? मिल गए। क्या मिल गए मुझे? मोल मिल गए। अब
अभिक्रिया क्या बोल रही है भाई, अगर तुम इसके 1 मोल लोगे तो इसके 2 मोल मिलेंगे, मतलब जस्ट डबल, 21 दिन में पैसा डबल। इसका 1 लोगे इसका 2 मिलेगा, इसका 2 लोगे इसका 4 मिलेगा, इसका 3 लोगे इसका 6 मिलेगा, इसका 10 लोगे इसका 20 मिलेगा, इसका 30 लोगे इसका 60 मिलेगा, इसका 50 लोगे इसका 100 मिलेगा, डबल। हाँ या ना? चूंकि Fe2O3 के 1 मोल से Fe के 2 मोल प्राप्त होते हैं, इसलिए 1000/160 मोल से प्राप्त Fe के मोल 1 से 2, तो इसका डबल कर दो, 1000/160 गुणा 2। इतना तो कर सकते हैं हम। इकाई वाला मेथड ये तो लगा सकते हैं हम, ज्यादा अगर कुछ डीप में ना जाए ये तो कर सकते हैं कम से कम। तो अब जरा देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 छम छम हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया बेटा। अब 200/16 हो गया। भाई ज्यादा मैं गहराई वाली कैलकुलेशन ना करूं, सिंपल करूं ताकि काटने में दिक्कत ना है। या फिर मैंने 2 से काट दिए, ये 8, तो कितना आ गया? 100/8 आ गया। किसके मोल आ गए? Fe के मोल आ गए। Fe के मोल आ गए तो Fe का भार निकालना क्या मेरे लिए बड़ी बात है क्या? मोल पता, भार निकालने के लिए मोल को अणुभार से गुणा कर दो या परमाणु भार से गुणा कर दो। Fe तो परमाणु है तो उसका परमाणु भार लग जाएगा। नहीं आया? देखो ध्यान से, इतना हो गया। हाँ जी, अब हम ये जानते हैं Fe के मोल मुझे पता चल गए, तो मेरे को क्या करना है? ग्राम में भार ज्ञात करना है। Fe तो एक परमाणु है, तो Fe का परमाणु भार कितना होता है? 56 लिखवाया था। मोल कितने आ गए? उतने आ गए, 56 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लल्ला क्यों मचा रहा है हल्ला? तो जरा देखो ध्यान से, ग्राम में भार, जगह कम है, मोल कितने हैं? 100/8, 56 से गुणा कर दिया, 8 से 56 कट गए, 7 बार, 7 गुणा 100, 700 ग्राम। जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लो, पर ना टेंशन मत लो। होएगा, अच्छे से होएगा, तुमसे ही होएगा और किसी से नहीं होएगा। अगर तुमसे भी नहीं हो रहा है तो फिर किसी से भी नहीं होगा। हकीकत ये है। दोबारा से मैं बताता हूं, अच्छे से। इसका भार दे रखा था आपको, इसका भार पूछा गया था, तो आपको करने के 2 मेथड थे। भार देकर भार पूछा जा रहा है तो भार भार विश्लेषण हम लगाएंगे। मतलब जिसका भार दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका पूछा गया उसको नीचे रख देंगे। तो क्या करेंगे? द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात। तो क्या बोलेंगे? Fe2O3 का द्रव्यमान बटे Fe का द्रव्यमान। वो कैसे निकालते? Fe के जो Fe2O3 के मोल जो इस अभिक्रिया के हिसाब से बन रहे हैं, इस अभिक्रिया के हिसाब से जो मोल बन रहे हैं वो, ठीक है, Fe2O3 का मोल गुणा Fe2O3 का अणुभार बटे 2 गुणा Fe2O3। बस इस कैलकुलेशन को तो सोल्व करना है। 1 2 3 4 पद है, जिसमें से 3 पद पता है, 1 ज्ञात करना है। ज्यादा आसान हो गया ना भाई। इसमें हमें 3 चीजें पता है, ये पता, ये पता, ये पता, ये ज्ञात करना है। ज्यादा आसान है। इसमें मेरे को हर एक चीज को सोल्व करना पड़ा, तो ज्यादा आसान मेरे लिए ये हुआ, थोड़ा फास्ट हुआ और कुछ नहीं है। करना यहां से भी है, करना यहां से भी, यही 2 मेथड है, तीसरा नहीं है। अब ये वाला कैसे किया सर आपने? ये भी दोबारा बता दो। मैंने बेटा Fe2O3 प्लस H2 gives Fe प्लस H2, ये अभिक्रिया मेरे को दे रखी थी, तो इसमें मैंने पहले संतुलित करा, तो संतुलित से इनके गुणांक पता चल गए। 1 इसका 2, मतलब 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो मैं पहले इसके मोल निकाल लूं। तो मैंने क्या किया? Fe2O3 के मोल निकाल लिए। चूंकि मुझे ये पता है कि 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, इसलिए इतने मोल से इतने मोल मिले। मेरे को उसके मोल पता चल गए, मोल पता चल गए तो उसका ग्राम में भार निकाल लिया। ये भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको कैसे करना है। समझ में आ गया? तो ये हमने कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ,
अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन क्या है यहां पे जरा मैं बता देता हूं। सोडियम क्लोराइड के इतने इतने ग्राम को सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgNO3 की अधिकता में क्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड की कितनी प्राप्त मात्रा मतलब उसका वजन कितना है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या दे रहा है AgCl दे रहा है। देखो बहुत सिंपल अभिक्रिया है, यहां से Ag यहां से Cl AgCl बचा क्या Na और NO3 ये अलग हो गया NaNO3 ये अलग हो गया। समझ में आया। एक सोडियम एक Cl एक Cl एक Ag एक NO3 अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस है। इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 खटाखट। अब आप बताओ फटाफट से दिया क्या है NaCl का भार 5.850 ग्राम ये हमें दे रखा है और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है सिल्वर क्लोराइड इसके बारे में पूछ रहा है। तेरा भार कितना होगा। तो दो मेथड है, पहले आप इसके मोल ज्ञात करें फिर इसके मोल से उसके मोल ज्ञात करें फिर वहां से भार ज्ञात करें, या इसका द्रव्यमान दे रखा है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान वाला हिसाब लगा लो आंसर आ जाएगा। इट्स योर चॉइस। समझ में आया। दिमाग में जो मेथड लगे उससे करना है। बताओ आंसर। बच्चों ने कर भी लिया, वेरी गुड 14.35 ग्राम, वेरी गुड बच्चों ने कर भी लिया। मैं तो बोल रहा था जहां तक बच्चों ने निपटा भी दिया क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा। पहले वाला इजी था। देखो इजी दोनों है ठीक है, लेकिन आपकी चॉइस है आपको कौन सा करना है, मैंने दोनों बता दिए ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा पेपर में जो आएगा ठीक है। अब वापस अपन करते हैं। हाँ जी तो यार करें स्टार्ट। तो अपन ना पहले वाला मेथड लगा लेते हैं ठीक है। द्रव्यमान अनुपात से किसका द्रव्यमान NaCl का द्रव्यमान बटे AgCl का द्रव्यमान। ओके भार ये भार है मतलब का भार जो हमें दिया गया है और हमें निकालना है ठीक है। भार या द्रव्यमान ठीक है भार। ओके ग्राम में भार। अब ग्राम में भार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मोल गुणा अणुभार। किसके मोल NaCl के मोल, NaCl के मोल गुणा NaCl का अणुभार, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl ठीक है। यहां पर AgCl के मोल गुणा AgCl का मोलिकुलर वेट ऑफ AgCl। मैंने सारी चीजें बताई है बेटा। हाँ जी अब इसके NaCl के मोल कितने 1, NaCl का अणुभार Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, बटे में 1 मोल तो एक ही है ना, मोल तो एक ही है ना, जो गुणांक है वही उनके मोल की जानकारी भी देता है। AgCl Ag का कितना होता है 108, Cl का कितना होता है 35.5। इनको जोड़ लो सोल्व कर लो अभी आंसर आ जाएगा। कर ले तो देखो ध्यान से NaCl का भार कितना दे रखा था 5.805 बटे में AgCl का भार ये ज्ञात करना था। हाँ जी ऊपर 58.5 हो गया होगा, नीचे 143.5 हो गया होगा। ये कैलकुलेशन बची सिर्फ, बाकी सब हल हो गया। ये है ना। अब इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से 5805, अरे 5805 85 है ना, तभी मैं सोचूं यार ये तो मैंने पहले भी करवाया था तब तो कट जाता था। हाँ जी ये कैलकुलेशन है।
ओके, बस इतनी सी कैलकुलेशन है, देख लो कितनी छोटी कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ लिखने की बात है। अगर मैं खुद पेपर में करता ना, मैं थोड़ी लिखता, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। मैं डायरेक्ट यही लाइन लिखता कि NaCl का भार इतना दे रखा है, AgCl का भार याद करना है, बराबर इसका मोल गुणा इसका परमाणु भार बटा इसका मोल गुणा इसका परमाणु भार, खत्म। मैं डायरेक्ट यही लिखता और इसको लिख करके तुरंत हल करता। बाकी ये इतनी जो चीज लिख रखी ना, ये सिर्फ आपके लिए लिखी है, मैंने खुद के लिए नहीं लिखी। ओके, तो अब इसको हल करते हैं भाइयों, बहुत सिंपल तरीके से हल कर ले। दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो लगा दो, सिंपल वे में। ये इधर से दशमलव, इधर से दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद अंक, कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 585, 585 से 585 छम छम, 1435 बच गया, बटे में 100 बच गया, 1/100 गुणा AgCl का भार, 1/1435। तो AgCl उधर भेज दो, ये 1435 इधर आ गया, बटे में 100 बराबर में AgCl का भार। तो AgCl का भार कितना आ गया, 14.35 ग्राम। कोई इतना भारी नहीं है बेटा जितना हम मान रहे हैं, कोई इतना भारी नहीं है जितना हम मान रहे हैं। हमें कैलकुलेशन नहीं आ रही, बस फर्क इतना है। देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए एक ही टॉपिक पर, जबकि हमें और भी पढ़ना है। मैं चाहता हूं थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। ये कब टाइम ही होने में आया, अच्छे से पढ़ो, छोटी छोटी चीजों को बढ़िया से क्लियर करो तो मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा और तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आया क्या? तो क्या ये द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात समझ में आ गया? इसी तरीके से द्रव्यमान आयतन, ये भी तुम्हारे आसान पड़ेगा, अब तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें अपन ने कर ली थी। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे यार, इसका तो आंसर भी दे रखा है। हाँ जी, हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी सर, सेकंड मेथड आसान है, सेकंड भी आसान है और फर्स्ट भी आसान है, दोनों आसान है बेटा। ओके, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। सेकंड मेथड भी आसान है, फर्स्ट भी आसान है। हाँ जी, इसका बताओ क्या होगा आंसर। अरे 3 तो होगा, लेकिन करो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ नालायक हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 लीटर H2 और 11.2 लीटर Cl2 को मिश्रित किया गया है और विस्फोटित किया जाता है, तो मिश्रण का आयतन बताओ। ठीक है, आपको H2 दे रखा है, अरे आपको H2 दे रखा है, ठीक है, आपको Cl2 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को मिश्रित किया गया तो क्या चार डालेंगे, अभिक्रिया करेंगे। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। देखो यहां पे ऑप्शन में HCl भी लिखा हुआ है। तो जरा देखो ध्यान से, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, बैलेंस कौन करेगा? आपके में आप, तो यहां पर 2 लगाओगे। तो अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। इनके गुणांक, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ये क्या है? इनके रस समीकरण मिति गुणांक है। अब गुणांक से आप क्या पता लगा सकते हो? सर, गुणांक से हम यह पता लगा सकते हैं कि कितने मोल अभिक्रिया में भाग लेंगे और कितने बनेंगे, या फिर कितना आयतन इस्तेमाल होगा और कितना आयतन बनेगा, हाँ या ना? तो ये गुणांक मुझे ये बता रहे हैं, अगर मैं इसका 1 लीटर लेता तो इसका भी 1 लीटर खर्च होएगा और इससे इसका 2 लीटर बनेगा, जस्ट डबल। हाँ या ना बोलो मेरे बच्चों, समझ में आया क्या? लाइव क्लास है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि भाई साहब H2 का तो आयतन दे रखा है 12 लीटर, इसका Cl2 का दे रखा है 11.2 लीटर, और इसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर रखा। जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगी अंत में, जब अभिक्रिया खत्म हो गई, दीपक बघेल बेटा ये एक समीकरण दे रखी है, यह एक समीकरण दे रखी है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। चाहवी
अब जरा देखो ध्यान से, आपको ये दिया है इसका 12 लीटर, इसका 11.2 लीटर। हाँ जी, अब यार सिंपल है बेटा, सर ये अभिक्रिया मुझे लिखना नहीं आता, बस बेटा इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, सही तरीके से अच्छी तरीके से आपको देखना है, बढ़िया से समझना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि H2 प्लस Cl2, अब यहाँ देखो HCl लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों क्रिया करके HCl बना रहे होंगे ना, बना रहे होंगे ना। अब जरा देखो ध्यान से, इसका तो मेरे को 12 लीटर दे दिया, इसका मेरे को 11.2 लीटर दिया, कम कौन है? 1 लीटर 1 लीटर से क्रिया करेगा, 1 लीटर 1 लीटर से क्रिया करेगा, 10 लीटर 10 लीटर से क्रिया करेगा, 12 लीटर 12 लीटर से क्रिया करेगा। तो ये तो 12 लीटर है, लेकिन ये 12 लीटर है क्या? नहीं है, कम है। कितना है? 11.2, मतलब 11.2 लीटर 11.2 लीटर से ही क्रिया करेगा, बचा हुआ शेष रह जाएगा। इसका 11.2 लीटर खर्च होएगा, इसका दुगना बनेगा। 1 लीटर 1 लीटर से क्रिया करेगा और 2 लीटर बनाएगा। 1 लीटर 1 लीटर से क्रिया कर रहा है, 2 लीटर बनाएगा, मतलब जितना लीटर ये लगेगा उतना लीटर ये लगेगा, इसका दुगना ये बनेगा। हाँ या ना? ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अंत में 12 लीटर तो ज्यादा है, 11.2 लीटर कम है ना, तो यार 12 में से 11.2 लीटर खर्च हो जाएगा। तो बचा कितना? 0.8 लीटर H2 बच जाएगी। ये तो पूरा का पूरा खर्च हो गया, 11.2 में से 11.2 ही खर्च हो गया, तो ये 0 लीटर बच गया। और जस्ट डबल इधर बनेगा, 2 इंटू 11.2 HCl। तो ये HCl का, ये इतना H2 का, और ये 0। समझे आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बता दो भैया, क्यों समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को बता देना कैसे हुआ ये। ठीक है, 0.8 लीटर तो H2 बचेगी और 22.4 लीटर मेरे पास HCl बचेगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, H2 भी तो है। क्लियर हो गया बेटा कि भैया 1 लीटर लेने पर 1 लीटर ये लगेगा और 2 लीटर ये बनेगा। अरे भैया तू 12 लीटर तो है, लेकिन ये 11.2 ही लीटर है, जैसे इसका 11.2 लीटर खत्म हो जाएगा, अभिक्रिया वहीं रुक गई ना। अभिक्रिया करने के लिए दोनों होना जरूरी है ना, एक होने से अभिक्रिया थोड़ी ना होती है। हाँ है ना, दोनों होने चाहिए तभी तो अभिक्रिया होगी। ये तो 11.2 लीटर है, ये ज्यादा है, भले तू ज्यादा हो, हमें क्या मतलब, आपके पास दूध बहुत सारा है लेकिन शक्कर खत्म हो गई, तो उतनी चाय बन पाएगी ना जितनी चाय कि यार देखो 2 कप दूध है, शक्कर बहुत सारी है, 2 कप दूध के हिसाब से 2 कप चाय बन पाएगी, ज्यादा नहीं बन पाएगी। ऐसा कर, दूध लेके आ तब बनेगी। समझ में आया? तो वही वाला सीन यहां पर है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? अब आगे की बात, ये हो गया हमारा एक पड़ाव कंप्लीट। तो हमने ये देख लिया कि द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात कैसे देखते हैं और इसके आधार पर गणनाएं कैसे करते हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा, अब बाकी थोड़े फास्ट देखते हैं। ठीक है, बाकी थोड़े फास्ट देखते हैं, वो आसान है। दूसरा मेथड, ठीक है, द्रव्यमान आयतन विश्लेषण। मतलब एक का द्रव्यमान दे रखा होगा, हमसे आयतन पूछ रहा होगा, वैसी चीज। द्रव्यमान दे रखा होगा, आयतन पूछा जाएगा, लेकिन आयतन जब भी पूछा जाएगा तो स्पेशल कंडीशंस पर, मानक स्थितियों पर, मतलब एसटीपी पर ही पूछा जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर भी सेम आपको क्या करना है, उदाहरण देकर के मैं आपको बताता हूं, उदाहरण की सहायता से। जैसे कि KClO3 लिया, जब KClO3 की अभिक्रिया मतलब KClO3 को गर्म किया जाता है तो KCl प्लस O2 ये बनता है। तो अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो यहां पर 3 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरे से यहां पे ध्यान रखो, ये तो ठोस है, यह गैस है, और गैस का फिर हम आयतन देख सकते हैं, गैस का आयतन पर हम कमेंट कर सकते हैं।
गैस के आयतन पर हम कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा गैस है, इसके आयतन पर हम कमेंट कर सकते हैं। इसका द्रव्यमान दे रखा हो, उसका आयतन निकालना हो, इसका द्रव्यमान दे रखा हो, इसका आयतन निकालना हो, हम निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें ना ये अनुपात वाला मेथड तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो उसको रहने देते हैं, अपन ना नॉर्मल मेथड से ही हल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड से हम हल करते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहां पे जरा देखो, कोई भी यह सामान हो, यहां पे ये क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक आपको ये दे रहा है, तो इस पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, अनुपात के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन रहा, ये वाला क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखो, अपन डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड से। KClO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? KCl मिलता है प्लस O2 मिलता है, मिलता है। ठीक है भैया, ओके। अभिक्रिया को बैलेंस किया, 2 यहां लगाया, 2 यहां लगाया, 3 यहां लगाया। ठीक है बाबू, ओके। अच्छा, अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने पर मुझे यह पता चल रहा है कि इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। मुझे क्या दे रखा है? KClO3 का ग्राम में भार दे रखा है, तो दिया है KClO3 का ग्राम में भार कितना दे रखा है? 367.5 ग्राम दे रखा है। ओके, तो क्यों ना मैं इसके मोल निकाल लूं? ओके, क्यों ना मैं इसके मोल निकाल लूं? तो अच्छा, एवं KClO3 का अणुभार कितना होता है? 100, अरे यार ये 122 होता है। ठीक है, 125 125 125 ना ना ना, ये 122 होता है। ठीक है, एक बार अपन सोल्व कर लेते हैं। KClO3 इसका होता है 39, इसका होता है 35.5 और इसका 48, तो ये तो हो जाएगा 74। ठीक है, 74.5 प्लस 48, 74.5 प्लस 48, ये हो जाएगा ना 122.5। ठीक है, ये 122.5 होता है, 122.5। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन है, आसान है, कर सकते हो आप अच्छे से। ओके, तो यार यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अणुभार 122.5 ग्राम ये दे रखा है, तो मोल ज्ञात कर लो। तो मोल्स ऑफ KClO3 हमने ज्ञात कर लिए, ग्राम में भार 367.5 बटे 122.5, छम छम 3 बार 3 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 3 मोल आ गए। किसके? KClO3 के। अब अभिक्रिया को देखकर समझो, अभिक्रिया को देखकर समझो, ध्यान से समझना। 2 मोल से 3 मोल मिल रही है O2। पूछ क्या रहा है? STP पर ऑक्सीजन गैस कितना लीटर बनेगी, मतलब STP पर कितने लीटर, मतलब आयतन पूछ रहा है। किसका? O2 का। तो क्या मुझे ये देकर के इसके बारे में पूछा जा रहा है? हाँ, तो यहां पर ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया कि 5 पेंसिल का मूल्य 75 रुपए है, 5 पेंसिल का मूल्य 75 रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? बस वैसे ही करना है। मतलब 2 मोल से 3 मोल मिलता है, तो 3 मोल से कितना मिलेगा? सिंपल है, आसान है, इस तरीके से कर लो। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इतना क्लियर हो गया। तो हम लगाएंगे चूंकि हमें क्या पूछ रहा है? O2। क्या पूछ रहा है? O2। 3 मोल मिलते हैं 2 मोल से, या मैं बोलूं 2 मोल KClO3 देता है 3 मोल O2, तो 3 मोल कितना देगा? देखो ध्यान से, चूंकि 2 मोल KClO3 हमें क्या देता है? एरो का चिन्ह ये बता रहा है कि 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 मिलता है।
हाँ है ना, इसलिए 3 मोल KClO3 से प्राप्त O2 के मोल 2 से 3, तो 1 से 3/2 और फिर ये गुणा 3 हो जाएगा। इतने मोल हमारे पास O2 आ जाएगी, मोल O2 आ गई। तो O2 के मोल कितने आ गए? 9/2। O2 के मोल कितने आ गए? 9/2। लिख दूं आगे, अतः प्राप्त O2 के मोल कितने? 9/2 मोल। अब एसटीपी पर आयतन, एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4। तो इतने का कितना होगा? गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ओके। चूंकि 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो बेटा इसमें टाइम लगता है, समझ में आ जाता है, टाइम लगता है बस, इसलिए 9/2 मोल O2 का एसटीपी पर आयतन 9/2 गुणा 22.4। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करें तो कैसे करें? देखो, दशमलव हटाया, बटे में 1 0 लगाया, 2 से कट जाएगा 112 बार। 112 को 9 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18 हासिल लग गया 1, 9 एकम 9 और 1 10 हासिल लग गया 1, 9 ये आ गया, ठीक है, बटे में 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 100.8 लीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ना ऐसे आपको टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट हो जाता। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप अगर इसमें सहज है तो अपन ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हो ना वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड आते हैं, जो ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से वो कर सकता है। ठीक, ओके, हाँ जी। तो हमने क्या किया, इसके मोल दे रखे थे, इसके मोल ज्ञात करने थे। तो उसके लिए मेरे को क्या दिया इसने, अभिक्रिया के हिसाब से तो मेरे को ये पता चला कि 2 से 3 बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना हमारे पास KClO3 है? तो वास्तव में भैया हमारे पास 3 मोल है। तो 3 मोल से उसके 9/2 मोल बने। 9/2 मोल, 1 मोल का आयतन 22.4 होता है, तो 9/2 का गुणा कर देंगे, उतना आ गया, फिर 100.8 लीटर आ गया। हो गया, ऐसे कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन तुम करोगे, अभी मैं करवाता हूं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 ग्राम इथेन दे रखा है, 3 ग्राम इथेन दे रखा है, जिसका पूर्ण दहन किया जाता है, इसको कंप्लीट खत्म किया जाता है, एकदम बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। ओके, आवश्यक O2 का आयतन और प्राप्त CO2 का आयतन कितना होगा? अब सबसे पहली बात है, इथेन होता क्या है? सर मेरे को अभिक्रिया समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा कूल हो जाए आप, अच्छे से पानी वानी पी ले, अगले क्वेश्चन की ओर आके बढ़े आप आराम से। सर ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको चमकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इनकी अभिक्रिया ही नहीं जानते हैं। तो अब थोड़ा सा पानी वानी पियो, दोबारा इस क्वेश्चन पे लगो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इथेन का पूर्ण दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, दहन का मतलब होता है जलाना, दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने में कौन सहायक होता है? O2। O2 की उपस्थिति है, मतलब इथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है और अभिक्रिया दे रही है, यह है बोलना क्वेश्चन का। समझ में आया? इथेन C2H6, ठीक है, किसके साथ क्रिया कर रही है? O2 के साथ क्रिया कर रही है। क्या दे रही है हमें? प्राप्त CO2 मिल रही है। जब हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है तो कक्षा 11वीं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बताया गया है, जब एल्केन का दहन करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं, साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए हाइड्रोकार्बनों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, पेट्रोल वगैरह वो यही है।
ठीक है, तो ये इथेन है। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है अभिक्रिया को बैलेंस करना। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए बच्चों। तो यहां पे जरा देखो 2 कार्बन है, तो यहां एक ही है तो गुणा 2 कर दें, क्या हो गया बच्चों। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने 6 है, वहां हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहां पे क्या मैं 3 लगा दूं, क्या 3 दूनी 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर कितने हैं 2, इधर कितने 2 दूनी 4, 3 7, टोटल 7 ऑक्सीजन है इधर। अगर मैं इधर 7 लगाता हूं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 7/2 कर दो, आराम से काम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे हम कर सकते हैं, यह अभिक्रिया बैलेंस है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कोई महानुभाव बोले सर ये 7/2 O2 का मतलब ये है ना कि मतलब 7/2 मतलब 3.5 O2, सर अणु को कैसे तोड़ोगे आप, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इसलिए हम इनको ना ऐसे भिन्न में न रख करके फिर 2 से गुणा कर देते हैं, वो अलग अलग होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दो ताकि ये बटेगा 2 हट जाए। इस 2 को यहां रख दो, यहां रख दो, फिर वहां रख दो, फिर सब अभिक्रिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम इसी में लेते हैं और इसी में सोल्व करते हैं। अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो जरा देखो इनके गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका गुणांक 7/2 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है। बस काम हो गया सर, बस एक बार ये कर लिया फिर तुम सब कर लोगे, तुम सब राजी राजी हो, कोई भी बेराजी नहीं है। हाँ जी, तो क्या दे रखा है मेरे को, 3 ग्राम इथेन दे रखा है, मुझे O2 कितनी लगेगी वो बतानी है और CO2 कितनी मिलेगी वो बतानी है। कर लोगे, देखो। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसकी मदद से इसके मोल ज्ञात करेंगे। तो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, C2H6 का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है। ओके, तो मोल ज्ञात कर लो। तो मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का सूत्र लिख दो डायरेक्ट, C2H6 3 बटे इथेन, इथेन का अणुभार कितना होता है, इथेन में 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 6 हाइड्रोजन है, एक का 1, तो 3/30 हो जाएगा। क्या 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो क्या 1/10 मोल आ गया क्या बेटा, 1/10 मोल हमारी इथेन लगेगी अभिक्रिया में। अब इथेन, अब यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, 1 मोल से 7/2 मोल क्रिया कर रही है O2, तो इतने से कितनी करेगी, गुणा 7/2 कर देंगे, तो आवश्यक O2 के मोल आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, ये किसके मोल आ गए, इथेन के मोल आ गए। ठीक है, अब में लिखेंगे, चूंकि 1 मोल, अरे यार 1 मोल इथेन 7/2 मोल O2 से क्रिया करता है, क्रिया करती है, इसलिए 10/2 मोल इथेन के लिए आवश्यक O2 के मोल कितने आ जाएंगे बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ना क्लियर। 7/2 कितने से क्रिया करेगी भैया, 7/2 गुणा 1/10 कर दो गुरुजी, तो 7/20 मोल आ गई आपके O2। क्या O2 के मोल आ गए 7/20। अब 7/20 आ गए तो आपको एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। 1 मोल का आयतन एसटीपी पर होता है 22.4, तो इतने का कितना होगा, गुणा कर देंगे। इसलिए 7/20 मोल O2 का एसटीपी पर आयतन, अरे भाई साहब हो गया 7/20
गुणा 22.4 कर लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, पीछे लीटर लगा लेना, इकाई लगाना जरूरी है। इसी प्रकार हमें CO2 के लिए भी करना है, इसी प्रकार हमें CO2 के लिए भी करना है। CO2 के लिए क्या करेंगे, 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, जस्ट डबल, 1 से 2 बन रहे हैं, तो इतने से इसका दुगना कर देंगे। इसके मोल कितने थे, 1/10, 1/10 का दुगना कर देंगे, उसके मोल आ गए, उसके मोल आ गए तो उसका आयतन आ गया। ठीक है, ओके, चूंकि 1 मोल इथेन से 2 मोल CO2 प्राप्त होती है। इसमें बेटा देखो कितना लिखना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, ओके, इसलिए 1/10 मोल, इसलिए 1/10 मोल इथेन से प्राप्त CO2 के मोल, एक से 2 तो 60, 1/2 से 1/10 से कितना हो जाएगा, गुणा 2, 1/5 मोल। तो इसका STP पर आयतन ज्ञात कर ले, हाँ या ना। अतः 1/5 मोल CO2 का STP पर आयतन 1/5 गुणा 22.4, इसको सोल्व कर लेना, लीटर में आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। बोलो यार, कर सकते थे, हाँ या ना, हाँ या ना। ये डाउट क्लियर कर दो बेटा, क्या डाउट है, हो जाएगा क्या, क्लियर हो गया क्या? ओके, बोलो यार। अरे देखो ध्यान से, फर्स्ट मेथड भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल है उससे कर लो। ओके, हाँ या ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। नयन वर्मा बेटा, कोई अचानक से बीच में आया होगा तो दिक्कत आएगी। सर इतना मत लिखा करो बेटा, लिखना पड़ता है ना। ठीक है, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मैं तो उसमें कर देता, मेरे को तो क्या दिक्कत थी, मेरे को तो वो भी आता है, मुझे इतना ये भी आता है। ठीक है, दोनों आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो मैं वो करवाऊंगा। मैं आपको ज़बरदस्ती क्यों इंग्लिश में पढ़ाऊँ जब आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? तो वही बात है, मैं आपको वो मेथड पढ़ाऊँ ना जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो इनको सोल्व कर लेना, आराम से हल कर लेना। मुझे दोनों मेथड आते हैं, मुझे, और दूसरी बात, इंग्लिश में पढ़ाना आता है, हिंदी में पढ़ाना आता है, लेकिन आप हिंदी से हैं तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ तो हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सर फर्स्ट ही सही है, प्लीज ये मत, अरे बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है यार, टाइम लगता है, इतना कुछ वो हार्ड नहीं है, ये भी आसान ही है, ये भी आसान ही है। ठीक है, ओके, ये भी आसान ही। अरे देखो यार, उसमें कहाँ गया वाला मेथड, द्रव्यमान आयतन विश्लेषण। द्रव्यमान आयतन विश्लेषण में ये करते हैं, एक का द्रव्यमान रखते हैं बटे में दूसरे का आयतन रखते हैं STP पर डायरेक्ट। देखो ध्यान से, इसको देख लो। हाँ जी, ये ठोस है, ये ठोस है, ये गैस है, तो इसके लिए हम बात करेंगे STP पर। जितने भी दो सवाल करे दोनों में STP कंडीशन दी थी। हाँ, तो यहां पे जरा देखो, द्रव्यमान आयतन अनुपात से हम ये बोल सकते हैं कि इसका द्रव्यमान बटे इसका आयतन STP पर। देखो, KClO3 का द्रव्यमान ऊपर रखो, द्रव्यमान आयतन, तो आयतन किसका लेंगे, जो गैस है, O2 का आयतन, O2 STP पर O2 का आयतन, इसको नीचे रख दो। द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, मोल किसके, मोल्स ऑफ KClO3 गुणा मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3, ये यहां रख देना। ओके, STP पर O2 का
आयतन ज्ञात करना है, तो O2 के आयतन देखो ध्यान से, मोल ज्ञात करने का एक सूत्र और होता है ना, STP पर आयतन बटे 22.4। तो आयतन को 22.4 से गुणा करना है, आयतन को 22.4 से गुणा करना है, ठीक है। हाँ जी, तो मोल्स ऑफ O2 गुणा 22.4 लीटर। इसको सोल्व कर लेना, इससे भी वही आता, इसको सोल्व कर लेना, इससे भी वही आता, ठीक है। तथा इसी प्रकार दूसरा भी KCl और O2 के लिए भी लिख सकते थे। KCl का द्रव्यमान बटे O2 का STP पर आयतन बराबर मोल्स ऑफ KCl गुणा मोलिकुलर वेट ऑफ KCl अपॉन मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4। इससे भी कर लेते तब भी वही आता, ठीक है। इससे भी कर लेते तब भी वही आता, इससे भी कर लेते तब भी वही आता। अगला चैप्टर अभी, हाँ जी, इजी होती जा रही बेटा। अच्छा, पहला मेथड भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया था, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। टाइम हो गया, मेरे को पता है बेटा, टाइम हो गया। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें सीखनी है चीजें। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सब मुझे समझ में आती पर क्वेश्चन नहीं होती बेटा, इसके लिए मैं ना क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन भी होएगी, कैसे नहीं होएगी क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सेकंड मेथड से करना। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क है, अब मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए, उनको लगाओ, उनके सॉल्यूशन देखो, अच्छे से ट्राई करो। सब होगा, सब होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। आप एक दिन में फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हो, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन वाली चीजें अच्छी लगेगी, बढ़िया लिखेगी, बेहतर होएगी, सब होएगी, ओके। जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को करो, किसी एक को पकड़ के चलो, बस काम हो जाएगा। किसी एक को पकड़ के चलो, उससे काम हो जाएगा रानी, ठीक है। जो भी करो किसी एक मेथड को कर लो, हो जाएगा। हाँ जी, तो यार ये चीजें क्लियर हो गई है, इसी के साथ सारी चीजें क्लियर हो गई है। मोटिवेशन देखो, हर टाइम मोटिवेशन मोटिवेशन मत करा करो, कभी पढ़ने का भी सोचा करो, यार मेरे को ये चीज क्यों नहीं आ रही, टेंशन होनी चाहिए, वही मोटिवेशन है। मेरे को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही, टेंशन होनी चाहिए, वही मोटिवेशन है। एग्जाम के टाइम पे कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, जब अपने को लगता है ना यार 10 दिन ही बचे हैं, तो अपने आप मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो पढ़ो, अब बार बार मोटिवेशन का मत बोला करो, ओके। दोनों मेथड बेस्ट है, आप जो लगाए वो बेस्ट है, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।